Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. In this video, we will be discussing some multiple choice questions on Indian polity. इस वीडियो सीरीज में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारे ऑन इंडियन पॉलिटी, वेरियस टॉपिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी रेंजिंग फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप, प्रीएम्बल, बहुत सारे हम जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, डू चेक आउट दोज वीडियोज़ ऑन आवर यूट्यूब चैनल. Also subscribe for more such videos and press the bell icon so that you get notified as and when we post these videos. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर. We are going to discuss multiple choice questions on union executive and legislature. तो यूनियन एग्जीक्यूटिव, so I will not be telling you कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है, लेजिस्लेचर में क्या क्या आता है, so that because it is a content of some of the questions. So without any much ado, let us start it. Question number 1. Consider the following statements. Assertion: the word cabinet does not find mention in the Constitution of India. Okay. उसका reason ये है that cabinet is an informal body. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? एंड मतलब दोनों करेक्ट हैं, अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है, दोनों करेक्ट हैं बट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों करेक्ट हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं. व्हाट इज द आंसर? लेट मी नो योर आंसर हियर. सो देखते हैं. पहली स्टेटमेंट है, assertion है, the word cabinet does not find mention in the Constitution of India. ये स्टेटमेंट है गलत. पहले ऐसा था कि कैबिनेट वर्ड मेंशन नहीं था, बट इट वॉज लेटर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इट वॉज लेटर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 44th अमेंडमेंट. इट वॉज एडेड टू आर्टिकल 352. तो पहली स्टेटमेंट आपकी हो गई गलत. दूसरी है, कैबिनेट इज एन इनफॉर्मल बॉडी. Now cabinet is not an informal body. It is a formal body. तो मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी हो गई गलत. Both the statements are wrong. तो इसका आंसर हो जाएगा both A and R are incorrect. D is the correct answer. तो कैबिनेट वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में और ये इतनी भी इनफॉर्मल बॉडी नहीं है. इट इज अ फॉर्मल बॉडी. देखते हैं इन दोनों की एक्सप्लेनेशन. So the word cabinet was inserted in Article 352. Article 352 talks about national emergency. तो इसमें ये वर्ड ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट से, राइट? तो क्या कहा गया था? आर्टिकल 352 में डिफाइन किया गया कैबिनेट को, that it is the council consisting of the prime minister and other ministers of cabinet rank appointed under Article 75. तो इसमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर और उसके कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर एज पर आर्टिकल 75 दे आर व्हाट इज नोन एज कैबिनेट. तो मतलब वर्ड कैबिनेट भी आता है कॉन्स्टिट्यूशन में और इसको काइंड ऑफ बताया गया कि कैबिनेट होती क्या है. सो इट इज़ नॉट एन इनफॉर्मल बॉडी. एक बार अगर ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो गया, इट बिकम्स अ फॉर्मल बॉडी. So it finds mention in official gazette publications and highest decision making body of the country. It is the highest decision making body. Generally newspapers में आप पढ़ते हैं यूनियन कैबिनेट का ये डिसीजन है, स्टेट कैबिनेट का ये डिसीजन है. So it is no longer an informal body. It is now an accepted body that is the highest decision making body at both center and state levels. Second question, if the Prime Minister of India belonged to the upper house of parliament, यानी कि राज्यसभा, तो ये एक आपको केस सिनेरियो दे रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा में हो तो इनमें से कौन सी चीज हो सकती है. नंबर 1, ही कैन मेक स्टेटमेंट्स ओनली इन द अपर हाउस. ये स्टेटमेंट गलत है. मेंबर चाहे किसी भी हाउस का हो, वो दोनों हाउसेज में बोल सकता है, स्पेशली इफ ही इज अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव. यानी कि ये राइट मिनिस्टर्स को और प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है, इंक्लूडिंग इवन अटॉर्नी जनरल को भी दिया जाता है कि वो किसी भी हाउस के मेंबर हों, वो वोट सिर्फ उसी हाउस में कर सकते हैं, लेकिन वो बोल दूसरे हाउस में भी सकते हैं. तो ऐसा कहना है कि कैन मेक स्टेटमेंट्स ओनली इन राज्यसभा, यहाँ पे वर्ड ओनली ना होता तो ये सही हो. ये गलत है. नहीं, वो हाँ राज्यसभा में भी बोल सकते हैं, वो लोकसभा में भी बोल सकते हैं. जैसे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे,
ही वॉज अ राज्यसभा मेंबर, लेकिन वो हमेशा लोकसभा में बैठते थे, वहाँ पर बोलते थे। हाँ, जब किसी बिल पर वोटिंग होती थी तो वो वोटिंग जाकर राज्यसभा में ही करते थे। सेकेंड, ही कैन नॉट स्पीक ऑन द बजट इन द लोअर हाउस। अब वो किसी भी हाउस के मेंबर हो, प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा के मेंबर हैं, वो बोल तो लोकसभा में भी सकते हैं, वो स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ही कैन स्पीक ऑन द बजट इवन इन द लोअर हाउस। थर्ड, ही कैन नॉट वोट इन हिज कोलिशंस फेवर इन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब देखिए, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही एंटरटेन होता है, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ टू एंजॉय मेजॉरिटी इन लोकसभा। राज्यसभा की मेजॉरिटी मैटर नहीं करती। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब वो मेंबर राज्यसभा के हैं तो वो लोकसभा में आके वोट नहीं कर पाएंगे, सो ही कैन नॉट वोट इन हिज कोलिशंस फेवर इन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। दैट मीन्स ही कैन नॉट वोट इन लोकसभा। यस, इट इज करेक्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ है, ही मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस विद इन 6 months आफ्टर बीइंग स्worn in as प्राइम मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट भी गलत है, ऐसा नहीं है। किसी भी एक हाउस का मेंबर इंसान को होना चाहिए, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। सो द आंसर इज सी। तो फेयरली हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ऑप्शंस, द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ एडमिनिस्टर्स ओथ टू द स्पीकर प्रोटेम। स्पीकर प्रोटेम होता है जब भी नया हाउस कॉन्स्टिट्यूट होता है, जैसे कि लोकसभा इलेक्शंस के बाद पहली बार नई लोकसभा जब बैठती है तो कोई भी नहीं होता उस पर प्रिजाइड करने के लिए। सो इन दैट सिनेरियो द प्रेसिडेंट एज ही डीम्स फिट अपॉइंट समवन आउट ऑफ दोज एज द स्पीकर प्रोटेम, यानी कि टेम्परेरी स्पीकर की तरह उसे अपॉइंट करता है और उसे खुद ओथ भी दिलाता है, बिकॉज विदाउट टेकिंग द ओथ द पर्सन कैन नॉट एज्यूम चेयर, तो उसे कहते हैं स्पीकर प्रोटेम। सो प्रेसिडेंट हिमसेल्फ एडमिनिस्टर्स ओथ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, स्पीकर प्रोटेम प्रिजाइड्स ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, ये भी करेक्ट है। थर्ड, स्पीकर प्रोटेम एडमिनिस्टर्स सेपरेट ओथ टू द न्यूली इलेक्टेड स्पीकर, ओके। फोर्थ, when the new speaker is elected by the house, the office of the speaker pro tem ceases to exist। अब टेम्परेरी स्पीकर को सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि वह गैप को फिल कर सके। जैसे ही नया स्पीकर इलेक्ट हो जाएगा तो प्रोटेम स्पीकर जो है वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, अब वो सिंपल एक लोकसभा मेंबर की तरह आकर अपनी सीट पर बैठ जाएगा। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट स्पीकर प्रोटेम एडमिनिस्टर्स सेपरेट ओथ टू द न्यूली इलेक्टेड स्पीकर, ये स्टेटमेंट गलत है, तो इनकरेक्ट हो गई ये स्टेटमेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पीकर की और प्रोटेम स्पीकर की कोई सेपरेट ओथ नहीं होती है, इनकी सिर्फ वही ओथ होती है जो एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा होती है। इस फर्क को समझिए। देयर आर नॉट टू ओथ्स। मान लीजिए कोई स्पीकर है, जैसे अभी मिस्टर ओम बिरला इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2 ओथ्स ली हैं कि पहले वो लोकसभा एमपी की ओथ अलग से ली फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा की ओथ अलग से ली। इट इज़ नॉट सो। उन्होंने सिर्फ एमपी ऑफ लोकसभा की ओथ ली है, स्पीकर की अलग से ओथ नहीं होती। देयर इज नो सेपरेट ओथ ऑफ स्पीकर। यहाँ पर भी जो ओथ स्पीकर प्रोटेम को दिलाई गई है वो एज अ स्पीकर प्रोटेम नहीं दिलाई गई है, वो एज अ लोकसभा मेंबर दिलाई गई है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। तो स्पीकर की, स्पीकर प्रोटेम की, डेप्यूटी स्पीकर की कोई अलग से ओथ नहीं होती, उन्हें सिर्फ मेंबर बनने की, हाउस का मेंबर बनने की ओथ लेनी है, जो कि बाकी सब ने भी लेनी है। दैट इज व्हाट यू नीड टू नो हियर। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, उनकी कोई अलग से ओथ नहीं होती। डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर डू नॉट मेक एनी सेपरेट ओथ और एफर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड्स। कौन से ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है? ऑप्शंस आर ए प्रूव्ड मिसबिहेवियर, बी इनकैपेसिटी, सी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके ऑप्शंस हैं ए एंड बी, ए एंड सी, ओनली सी, ए बी एंड सी। तो कौन से ग्राउंड्स पर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग या चलाया जा सकता है, उसको अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है? ऑन विच ग्राउंड्स कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड? Yes, please let me know your answers. कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फंक्शनरीज हैं, मोस्ट ऑफ द फंक्शनरीज, आई एम सेइंग मोस्ट नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द फंक्शनरीज हैव देयर रिमूवल प्रोसेस, देयर रिमूवल ग्राउंड एज प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। यहाँ पर मिसबिहेवियर का मतलब होता है कि आपने अपनी पोस्ट के साथ मिसबिहेव किया है, लाइक करप्शन और समथिंग। इनकैपेसिटी मीन्स फाइनेंशियल इनकैपेसिटी, फिजिकल इनकैपेसिटी, मेंटल इनकैपेसिटी।
तो ये जो दो क्राइटेरिया हैं ये मोस्टली सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज पे अप्लाई हो जाते हैं कि इन दोनों ग्राउंड पे उनको रिमूव किया जा सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर ये अप्लाई नहीं होते बिकॉज द हाईएस्ट अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो सिर्फ तभी रिमूव किए जा सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्रेसली वायलेट करें। दैट मीन्स ओनली सी इज़ द क्राइटेरिया। तो जनरली ये कन्फ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि उनको याद हो जाता है बार बार पढ़ते पढ़ते, जब भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं तो बार बार आता है दैट द ग्राउंड फॉर रिमूवल इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। सो वी टेंड टू जनरलाइज इट। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने का ग्राउंड अलग है, सिर्फ एक ही है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे तो। सो देयर इज अ सोल ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ओनली एंड ओनली इफ ही और शी वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, और ऐसा इंडिया में आज तक कभी नहीं हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चुननी है हमने। सेकेंड, द प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली एडमिनिस्टर्स द ड्यूटीज थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम। सी, द प्रेसिडेंट डिसाइड्स ऑन क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। या फिर डी, सारी गलत है, ऑल आर इनकरेक्ट। यस, लेट मी नो योर आंसर प्लीज। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ध्यान से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही पूछ रहा है वो। अगर ऑल आर इनकरेक्ट सही स्टेटमेंट है मतलब तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। सो लेट अस सी, द प्रेसिडेंट डिसाइड्स ऑन क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज इन कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं, ये इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन करके डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट कि डिस्क्वालीफाई किसको करना है किसको नहीं। बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन दो तरीके की होती हैं, ऑन एनी अदर ग्राउंड और ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। जब एनी अदर ग्राउंड है तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके। जब डिफेक्शन के ग्राउंड पे है तो जिस हाउस का वो मेंबर है उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो आपकी गलत हो जाती है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं, इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करते हैं प्रेसिडेंट। Then president indirectly administers duties. No, president directly administers the duties. Directly. Duties directly center government के अंदर आती हैं, indirectly तो states आती हैं, you can say. President indirectly administers the states through governors, एक तरह से theoretically. तो directly है, ये statement भी गलत है। Prime minister and other ministers hold office during the pleasure of the president. Theoretically, yes, ये statement correct है। अब ये भी वैसे तो सिंबॉलिक स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, बट येस थ्योरेटिकली दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑल आर इनकरेक्ट भी गलत हो गया। योर आंसर इज ए, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सिक्स्थ क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट। एक बार जब बिल रिटर्न किया जाता है उसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। तो क्या प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो एक्सरसाइज कर सकते हैं इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल? दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन नॉट बी रिजर्व्ड फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया मस्ट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा। अब इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। द करेक्ट स्टेटमेंट, यस, प्लीज बी क्विक इन योर आंसर्स। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली 3, ओनली 2, 1 and 2, 1 and 3। ओके, एक एक करके देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये गलत है। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को वापस पार्लियामेंट में नहीं भेज सकते। ये पावर वो पहले एंजॉय करते थे लेकिन ये पावर उनसे ले ली गई। इंटरेस्टिंगली, अगर इसी स्टेटमेंट में लिखा होता दैट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट हैड दिस पावर, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ये प्रोविजन थी कि प्रेसिडेंट इवन संवैधानिक संशोधन बिल को भी वापस भेज सकते थे। लेकिन 24th अमेंडमेंट के बाद से प्रेसिडेंट से वो पावर ले ली गई, तो प्रेसिडेंट थोड़ा सा उनकी पावर कम कर दी गई थी। तो स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन नॉट बी रिजर्व्ड फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हमेशा दोनों हाउसेज में अलग अलग मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, तो इसके लिए जॉइंट सिटिंग की प्रोविजन नहीं होती है। इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर
मस्ट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में पहले इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे वो फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड है चाहे नहीं है, पहले लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, पहले राज्यसभा में भी। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ओनली 2 इज योर करेक्ट आंसर, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। 24th अमेंडमेंट से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स हैं उन पे सस्पेंसिव वीटो प्रेसिडेंट एंजॉय करते थे, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस, सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन। 7th क्वेश्चन, अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। किसी भी स्टेट को आपने रीऑर्गेनाइज करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तेलंगाना क्रिएट किया गया था फॉर एग्जाम्पल, तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो वो जो वो था वो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से बगैर इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता था पार्लियामेंट में। सेकंड, प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू साइन अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, बाकी लोग भी रिप्लाई कीजिए। कोई डाउट्स हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। I will address them later on, maybe if not during the class. तो देखिए पहली स्टेटमेंट कह रही है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल को पहले प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए पार्लियामेंट में आने से पहले। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। सेकंड, प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू साइन अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, ऐसा कुछ नहीं है। थियोरेटिकली ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट की मर्जी है उसने कंसेंट देनी है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन नहीं है। द आंसर हियर इज ओनली वन। Okay, president is no constitutionally bound, not constitutionally bound to you can say sign that. Oh, the constitutional foundation is with regard to sending that bill to the state legislature. Constitution ये जरूर कहता है कि president उसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले उस स्टेट को भेजेगा जिस स्टेट को रिऑर्गेनाइज किया जाना है। जैसे जब तेलंगाना बनना था तो प्रेसिडेंट ने वो बिल पहले आंध्र प्रदेश लेजिस्लेचर को भेजा ताकि आंध्र प्रदेश लेजिस्लेचर अपना ओपिनियन बता सके। हालांकि वो ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट पे, मर्जी है प्रेसिडेंट की उन्होंने एक स्टेट फिर भी क्रिएट करनी है या नहीं। सो नो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन। 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स इज वेस्टेड इन द राज्यसभा? कौन कौन सी पावर्स हैं इनमें से जो राज्यसभा एक्सरसाइज करती है? नंबर 1, टू इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। ओके। सेकेंड, टू रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। थर्ड, टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट, और डी, ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन सी पावर्स हैं जो राज्यसभा एंजॉय करती है? विच ऑफ दिस पावर्स आर वेस्टेड इन द राज्यसभा? यस, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आई एम गिविंग यू हिंट, यानी कि आप कुछ सोच रहे हैं, मे बी आंसर कुछ और हो। इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम एक वर्ड चेंज कर दें तो सारा आंसर बदल जाएगा। इसने ये नहीं पूछा कि इनमें से सिर्फ राज्यसभा की पावर कौन सी है, कि ऐसी पावर जो सिर्फ राज्यसभा को दी गई है। नो, इट इज सिंपली आस्किंग पावर्स वेस्टेड इन राज्यसभा। अगर यहां पर होता विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स आर एक्सक्लूसिवली वेस्टेड इन द राज्यसभा, कि सिर्फ राज्यसभा के पास है मतलब लोकसभा के पास नहीं है, तो इसका आंसर डिफरेंट हो जाता। तो इसका आंसर होता, तो जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट करने की पावर है वो लोकसभा भी इनिशिएट कर सकती है, राज्यसभा भी कर सकती है, तो ये आंसर नहीं है। देन टू रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ, यस दिस इज एन एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा। देन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट, ये भी एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा तब वाइस प्रेसिडेंट रिमूव होते हैं। सो देन द आंसर विल बी बी। लेकिन अब हमारा आंसर जो है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों पावर्स हैं राज्यसभा के पास। हाँ, वो बात अलग है कि यही पावर्स लोकसभा के पास भी हो सकती हैं, बट दे आर सिंपली आस्किंग कि राज्यसभा की पावर्स क्या है। हाँ, जो स्पेशल पावर्स हैं राज्यसभा की वो हम देखते हैं कौन सी हैं। फर्स्ट, अंडर आर्टिकल 249 अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे तो वो पार्लियामेंट को एम्पावर कर सकती है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे भी लॉ बना सकती है। जनरली शेड्यूल 7 में जो 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, उनमें जो स्टेट लिस्ट है उस पर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती। लेकिन आर्टिकल 249 के तहत अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे बाय 2/3 ऑफ मेजॉरिटी, तो पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा राज्यसभा मिलकर
किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी लॉ बना सकते हैं। दिस इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा, ऐसा लोकसभा नहीं कर सकती ऐसा कोई रेजोल्यूशन। सेकेंड, इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस अंडर आर्टिकल 312, ये भी एक्सक्लूसिव पावर है राज्यसभा की। और ये दोनों पावर्स राज्यसभा को ही क्यों दी गई हैं? बिकॉज राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसमें स्टेट्स रिप्रेजेंटेड है, और ये जो दोनों काम हम कर रहे हैं ये स्टेट्स के इंटरेस्ट के खिलाफ जाते हैं। आप स्टेट लिस्ट पे लॉ बना रहे हो, राइट? तो ऐसा आप तभी कर सकते हो अगर स्टेट्स खुद आपको इसमें दे रही हैं, इनडायरेक्टली थ्रू काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और अगर आपको नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है, वी नो ऑल इंडिया सर्विस हैज इम्प्लीकेशंस ऑन फेडरलिज्म, कि उसको ऑल इंडिया सर्विस को रिक्रूट तो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो सर्व करते हैं जाके स्टेट्स में, सेंटर की डोमिनेंस से। तो अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है तो अगर वो राज्यसभा कहेगी तभी क्रिएट हो सकती है। तो स्टेट्स के इंटरेस्ट जहां पर इन्वॉल्व है वहां पर राज्यसभा की कंसेंट हमें चाहिए। दीज आर द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ राज्यसभा, बाकी सब तो लोकसभा भी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय, बहुत ही सीधा सा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसे कौन सॉल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और बोथ और नाइदर। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू आंसर। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन, और दोनों में से कोई नहीं। यस, व्हाट इज योर आंसर? 1, 2, 3 और 4? देखिए इसका आंसर है ए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ओनली ए। 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज द हाईएस्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल अथॉरिटी ऑफ द यूनियन, इसके पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट जब आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर सॉल्व होगा। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, डिस्प्यूट सॉल्व करना नहीं, एज फार एज प्रेसिडेंट इलेक्शन इज कंसर्न। Question number 10, which of the following offices have not been provided under the Constitution of India? ये 4 ऑफिसेज हैं, इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हुए? नंबर 1, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, देन डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, देन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड देन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो आपके कोड्स हैं 1 and 2, 1 and 3, 2 and 4, 1 and 4, यानी कि इन चारों में से 2 ऐसे ऑफिसेज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है और 2 मैंशनड नहीं है। एग्जिस्ट चारों करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से 2 मेंशन नहीं है वो आपको बताने हैं, नॉट वाले आपको बताने हैं। यस, लेट मी नो, ए, बी, सी और डी, व्हाट इज योर आंसर? सो देखते हैं। देखिए जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है ना, ये होती ज़रूर है बट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है ये, इट इज़ अ सिंबॉलिक पोस्ट। जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स में कोई एक ऐसा मिनिस्टर है जिसे आपने थोड़ी बड़ी डेजिग्नेशन देनी है एज कंपेयर टू अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स, जस्ट टू शो हु इज इन लाइन टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन केस समथिंग हैपन्स टू द करंट प्राइम मिनिस्टर। उस केस में आप उसको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक टाइटल दे देते हो, बट उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है, उसकी सैलरी भी उतनी ही रहेगी जितनी कैबिनेट मिनिस्टर की है। आइदर यू आर अ कैबिनेट मिनिस्टर और यू आर प्राइम मिनिस्टर, देयर इज नो इन बिटवीन। लेकिन सिंबॉलिकली किसी कैबिनेट मिनिस्टर को ही अगर डेप्यूटी पीएम का स्टेटस दे दिया जाता है, इट इज़ मोर सिंबॉलिक इन नेचर। जैसे वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे लाल कृष्ण आडवाणी, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ डेप्यूटी पीएम इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो एक तरह से वो सिंबॉलिक था, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब डेप्यूटी पीएम की कोई पोस्ट संविधान में मेंशन नहीं है। सिमिलरली डेप्यूटी सीएम की भी पोस्ट मेंशन नहीं है। हाँ, बना सकते हैं कोलिशन की वजह से या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को खुश करने के लिए, या फिर एक लाइन ऑफ सक्सेशन दिखाने के लिए, दैट इन केस समथिंग हैपन्स टू द सीएम, द डेप्यूटी सीएम विल ऑटोमेटिकली बी द नेक्स्ट चॉइस टू बिकम द सीएम इन दैट सर्कमस्टांस। उसके अलावा इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑफ कोर्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 and 3, बी इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ लॉन्ग कैन अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस रिमेन इन फोर्स? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको बहुत कॉम्प्लिकेट भी किया जा सकता है लेकिन मैंने सिंपल रखा है। ऑर्डिनेंस कितनी देर तक वैलिड रहती है? ऑप्शंस आर ए 6 weeks,
B indefinitely, C till the president revokes it, or D 6 months. D 6 months. A 6 weeks, B indefinitely, C till the president revokes it, D 6 months. ऑर्डिनेंस यानी कि जो टेम्परेरी लॉ बनाते हैं प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परेरी लॉ, व्हेन आइदर ऑफ द हाउस इज नॉट इन सेशन, दोनों में से कोई एक हाउस भी सेशन में नहीं है, राज्यसभा या लोकसभा, और आपको अचानक से इमरजेंसी में किसी लॉ की जरूरत पड़ गई एंड द हाउस इज नॉट इन सेशन, आप हाउस का सेशन बुलाओगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो यू नीड टू इशू एन ऑर्डिनेंस राइट नाउ. तो प्रेसिडेंट वो ऑर्डिनेंस इशू कर देते हैं, वो कितनी देर तक वैलिड रहेगी, दैट इज दिस क्वेश्चन. तो इसका आंसर है 6 मंथ्स. बड़ा सिंपल सा आंसर है ये, 6 मंथ्स. सिंपल सा इसलिए क्योंकि इसमें एक कंडीशन है. वो कंडीशन ये है कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर हाउस दोबारा से कन्वीन हो जाता है या रिकन्वीन हो जाता है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ रिकन्वीनिंग ऑफ द हाउस उसके बाद सिर्फ 6 हफ्ते ही मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 जनवरी को कोई ऑर्डिनेंस इशू की गई तो यूजुअली उसे 30 जून तक वैलिड रहना चाहिए. 30 जून को वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी, यानी कि 6 महीने वो लॉ वैलिड रहेगा. लेकिन वो इसलिए इशू की गई थी क्योंकि 1 जनवरी को कोई एक हाउस सेशन में नहीं था. मान लीजिए लोकसभा थी वो हाउस जो सेशन में नहीं था, तो अब 1 फरवरी को लोकसभा का सेशन शुरू हो गया. अब ऐसा नहीं है कि अब भी वो ऑर्डिनेंस 30 जून तक ही चलेगी. नो, अब 1 फरवरी से 6 हफ्ते काउंट किए जाएंगे. 6 महीने नहीं, 6 हफ्ते. यानी कि 1 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक का टाइम है सरकार के पास कि वो उस ऑर्डिनेंस को पास करा लें. अगर वो 14 मार्च तक नहीं करा पाते तो वो ऑर्डिनेंस फिर 30 जून तक नहीं चलेगी, फिर वो इसी दिन लैप्स हो जाएगी. ये इसके पीछे लॉजिक ये है कि सरकार के पास इतना रीजनेबल टाइम था उस ऑर्डिनेंस को पास कराने के लिए. 6 वीक्स इज कंसिडर्ड रीजनेबल टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू पास एन ऑर्डिनेंस व्हेन द हाउस इज इन सेशन. मतलब मौका मिला था पर तब भी ऑर्डिनेंस पास नहीं करा पाए, तो फिर वो 6 महीने तक नहीं जाएगी, फिर वो 6 हफ्ते में ही खत्म हो जाएगी. नाउ प्रिज्यूम अ थर्ड सिनेरियो, इसी केस में कि 2 हाउस के 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता. नाउ इमेजिन कि 31 दिसंबर को वो सेशन खत्म हुआ था और मैक्सिमम उसके बाद वो 30 जून को कन्वीन हो सकता है. सो लेट अस इमेजिन कि 30 जून को हाउस का सेशन जो है वो शुरू होता है. 30 जून को हाउस का सेशन शुरू होता है, तो अब 30 जून से 6 हफ्ते काउंट किए जाएंगे. दैट विल बी से टिल 14 अगस्त, क्योंकि जब हाउस रिकन्वीन होगा तब से 6 हफ्ते. अब इन 6 महीनों में अगर ऑर्डिनेंस पास नहीं करा पाए तो उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हाउस का सेशन ही नहीं हुआ. सेशन ही जब लास्ट डे पे शुरू हुआ है 6 महीने खत्म होने पे, तो फिर तब से आगे 6 हफ्ते गिने जाएंगे. यानी कि देन द ऑर्डिनेंस विल लास्ट फॉर 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स. 7.5 महीने तक वो ऑर्डिनेंस चल सकती है. तो अगर ये क्वेश्चन को मैं अलग से फ्रेम करूं, हाउ लॉन्ग कैन अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस रिमेन इन फोर्स, तो इसमें अगर ऑप्शन होता, मान लीजिए इसमें ऑप्शन होता 7.5 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स, 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स, तो वो सही आंसर होता. क्योंकि मैक्सिमम ड्यूरेशन किसी ऑर्डिनेंस की जो हो सकती है वो 6 महीने प्लस 6 हफ्ते हो सकती है इन द रेयरेस्ट केस सिनेरियो. इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती. 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता. और दिस इज द सिनेरियो, यानी कि 1 जनवरी से बनाई हुई ऑर्डिनेंस मैक्सिमम 14 अगस्त तक चलेगी. वो भी तब जब इन 6 महीनों में एक भी हाउस का सेशन नहीं हुआ और लास्ट डे सेशन शुरू हुआ और उसमें लास्ट डे तक वो ऑर्डिनेंस पास नहीं हो पाई, या फिर लास्ट डे पे जाकर पास होगी. इन दैट केस 7.5 मंथ्स इज द ड्यूरेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस. तो मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेशन कि इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती, दैट इज 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स, 7.5 महीने. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. Then question number 12, consider the following statements about Attorney General of India. Attorney General of India Union Executive का part है. He is appointed by the President of India. ये statement correct है. He must have the same qualifications as are required to become a judge of Supreme Court. ये भी correct है. Basically, Attorney General is the highest law officer of the Government of India. Third is he must be a member of either House of Parliament. ये गलत है. उसको MP होना ज़रूरी नहीं है. In fact, वो MP नहीं होना चाहिए. ओके, वो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना चाहिए. फोर्थ, ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट. इम्पीचमेंट का कोई प्रोसीजर नहीं है, उसे राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं. सो द आंसर हियर विल बी, ये पूछ रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स. ये आपने ज़रूर देखना है.
अगर यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं तो आंसर होगा 1 and 2, अगर ये इनकरेक्ट पूछ रहे होते तो आंसर होता 3 and 4. जनरली वी स्किप दिस वर्ड इन आवर एंथुजियाज्म, उसमें आंसर बिल्कुल रिवर्स हो जाता है. तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है 1 and 2 इज द आंसर. ए इज योर करेक्ट आंसर. ओके, 13th question, which of the following statements about Vice President of India are correct? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? मतलब 3 स्टेटमेंट्स गलत हैं, एक ही सही है. आर्टिकल 64 डील्स विद इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. ओके, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं. ये तो फैक्ट है, या तो आपको पता है या नहीं पता कि इस आर्टिकल में प्रोविजन है या नहीं. देन डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ओके, देन वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द सुप्रीम कोर्ट. Okay, and Article 62 states that the Vice President is ex officio Chairman of Council of States. अब अगर आप से फॉर एग्जांपल आप स्टेटमेंट डी पढ़ रहे हो, जनरली क्या गलती करते हैं वो फटाफट से पढ़ेंगे दैट वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कि हाँ ये सही है एंड दे विल टिक इट. द प्रॉब्लम इज उसने ये नहीं पूछा कि ये प्रोविजन सही है या नहीं. स्टेटमेंट ये पूछ रही है कि क्या ये आर्टिकल 62 में लिखा हुआ है. अगर आपको ये पता है ओनली देन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, अदरवाइज इट इज नॉट. तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है इसमें से वो है द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. बाकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हैं. इन दोनों में आर्टिकल्स गलत हैं और वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का एक प्रोसीजर है, राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास होता है, फिर लोकसभा अप्रूव करती है, देन वाइस प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड. तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स गलत हो जाती हैं. तो वाइस प्रेसिडेंट डिस्प्यूट्स को इंक्वायर करते हैं. इलेक्शन 66 में मेंशन्ड है और वो चेयरमैन होता है ये 64 में मेंशन्ड है. तो दोनों आर्टिकल्स गलत दिए हुए हैं. ओके, तो अनलेस यू नो, या आपने ध्यान से पढ़नी है स्टेटमेंट्स. पूरी स्टेटमेंट में एक फैक्ट भी गलत है तो पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है. 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फोरम फॉर हिज इम्पीचमेंट. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. प्रेसिडेंट के इलेक्शन और इम्पीचमेंट दोनों के बारे में अगर आपको पता है, आप तभी इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. मतलब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कौन कौन वोट करता है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, और प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए कौन कौन वोट कर सकता है, दोनों चीज़ें आपको पता है, ओनली देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सी इसमें से बॉडी है जो इलेक्शन में वोट डालती है प्रेसिडेंट के बट इम्पीचमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है. लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. यस, लेट मी नो योर आंसर. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये एंड आई एक्सपेक्ट मोस्ट ऑफ यू विल गेट द नैक कि आपको तैयारी करते हुए किन चीज़ों पर ध्यान देना है, बेसिकली दिमाग कहाँ अप्लाई करना है, बिकॉज क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं दैट दे कैन एक्सप्लॉइट द डाउट इन योर माइंड. जो क्वेश्चंस हैं MCQ वो हमेशा इस तरह फ्रेम किए जाते हैं कि आपके माइंड में पढ़ते हुए अगर कोई भी डाउट रह गया था तो वो डाउट पे ही क्वेश्चन बनता है, और अगर वो डाउट आपको इफ़ इट गेट्स द बेटर ऑफ यू तो आप वो गलत कर दोगे. डाउट को क्लियर करना दैट हैपन्स थ्रू रिविजन. तो बताइए, देखिए इसमें से एक ऑप्शन हम सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. ये ना तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है ना ही इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करती है, तो ये तो निकल ही गई. द आंसर हेयर इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ये इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करती हैं. जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर हैं, जो MLAs होते हैं, दे वोट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बट दे आर नॉट एलिजिबल टू वोट फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. इम्पीचमेंट सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट ही कर सकती है. सो द आंसर इज डी. तो बहुत डिटेल में आपको पता होना चाहिए दोनों प्रोसीजर. जैसे कि इलेक्शन और इम्पीचमेंट में क्या फ़र्क है, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं. ऑन द अदर हैंड जो MLAs होते हैं दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट बट दे पार्टिसिपेट इन इलेक्शन. तो ये रिवर्स सिनेरियो है, ये आपको पता होना चाहिए. लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. मैच द फॉलोइंग. तो यूनियन लेजिस्लेचर से ये क्वेश्चन है. हाउस के प्रोसीजर हैं 4, उसमें डिवीजन, गिलोटीन, मोशन एंड पॉइंट ऑफ ऑर्डर. इसको आपने करेक्टली मैच करना है कि इनकी डेफिनेशन क्या क्या है. डिवीजन क्या होती है, गिलोटीन क्या होती है, मोशन क्या होता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको डेफिनेशंस इसकी पता होंगी तो आप इसको मैच कर लेंगे. कोड्स आर 4512, 5413. तो आप बताइए कि इसका क्या आंसर है.
ओके चलिए देखते हैं इसको। देखिए डिवीजन जो है, डिवीजन मीन्स द मोड ऑफ अराइविंग एट अ डिसीजन। जब भी वोट्स की डिवीजन मांगी जाती है, दैट आई डिमांड द डिवीजन ऑफ वोट्स, यानी कि वोटिंग करा के देखी जाए, वोट्स को डिवाइड करके देखा जाए कि फेवर में कितने हैं, अगेंस्ट कितने। सो डिवीजन मीन्स मोड ऑफ अराइविंग एट अ डिसीजन। सो 5। देन गिलोटीन। गिलोटीन का मतलब होता है इट कंक्लूड्स डिस्कशन ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। गिलोटीन फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से एक टर्म चली आ रही है। वो एक ब्लेड होता है बहुत बड़ा, जो कि ऊपर से गिराया जाता है और गर्दन काट दी जाती थी। तो उस वक्त ऐसा होता था कि जिनको एग्जीक्यूट किया जाता था तो एक लकड़ी का फट्टा होता था, उसके बीच में गर्दन रख के ऊपर से एक ब्लेड आकर गिरता था और गर्दन कट जाती थी, उसको कहते थे गिलोटीन। गिलोटीन का मतलब होता है कि एक झटके में काम खत्म कर देना। तो यहाँ पे गिलोटीन मोशन का मतलब है इट कंक्लूड्स डिस्कशन ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, कि जितनी बहस हो गई ठीक है, एंड में गिलोटीन मोशन मूव करो और सारी डिस्कशन को खत्म करो। नेक्स्ट इज मोशन। तो ये हो गया आपका 4। मोशन, मोशन मूव करना क्या होता है? मोशन इज अ फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय अ मेंबर। कोई भी मेंबर एक मोशन मूव करता है हाउस में, दैट आई वांट टू मूव दिस मोशन फॉर एनी पर्पस, तो मोशन होता है अ फॉर्मल प्रपोजल बाय मेंबर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है that someone wants to move a point of order. It relates to the interpretation or enforcement of the rules of procedure of constitution. यानी कि हाउस में कोई रूल है जो फॉलो नहीं हो रहा, तो एक मेंबर जो है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इशू करेगा और बताएगा कि देखो हाउस में ये रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप फॉलो नहीं कर रहे, तो एक मोशन मूव होगा जिसे कहेंगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, 4, 2, 3। सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो ये कुछ लेजिस्लेटिव टर्मिनोलॉजी है। So what is division, what is guillotine, what is motion, and what is point of order? So this was all about your multiple choice questions on union, executive and legislature. अगर आप ऐसे और बहुत सारे questions solve करना चाहते हैं, बहुत सारे questions के come across if you want to be, so you can join our test series by clicking on the link in the description below. और अगर आपको एक lecture series देखकर लगता है that you were not able to solve even half the questions, then you can join our polity micro course for state services by clicking on the link in the description below. हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आपको फुल लेंथ कोर्स अगर नहीं ज्वाइन करना, यू कैन ज्वाइन दैट स्मॉल बिट विच कॉस्ट इवन वेरी वेरी लेस। और अगर आपको लगता है कि आपको सारी तैयारी है, देन यू कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज टू एक्सपीरियंस मोर सच हाई क्वालिटी क्वेश्चंस दैट आर डिजाइंड बाय आवर स्पेशलिस्ट्स। तो with the experience of more than 20 years at Abhimanyus, we have devised this quality which all of you are appreciating and we thank you for that. काफ़ी overwhelming response है आप सबका इस lecture series, इस MCQ series के लिए. So keep showing your appreciation. Let me know your views in the comment section and keep sharing this particular video with your friends. And do not forget to like it. Thank you and have a nice day.